नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है वो किसी विशेष वर्ग के विद्यार्थी के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए है जो कहीं न कहीं सफलता के लिए प्रयास कर रहा है और जो किसी न किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है। तो उस प्रत्येक विद्यार्थी को समर्पित है आज की ये क्लास। तो साथियों, मैंने देखा है कि 90% विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास के विद्यार्थी हैं और चाहे वो RS IAS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समस्या जो है वो समस्या एक ही बनी हुई है, पाठ्यक्रम की समस्या। कि पाठ्यक्रम जो है वो सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है। पूरा तो हो जाता है, प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो किसी न किसी तरह से पाठ्यक्रम को पूरा कर देता है, लेकिन वो जब होना चाहिए ना, तब वो पूरा नहीं हो पाता। कहने से तात्पर्य यह है कि आपका पाठ्यक्रम एग्जाम से कम 2 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए। कम से कम हो तो 3 महीने पहले, लेकिन 2 महीने पहले आपका एग्जाम से पहले आपका पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए और एग्जाम तक आपका जो है कम से कम 3 बार रिवाइज जो है जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारे ये समस्या रहती है कि हम एग्जाम तक बड़ी मुश्किल से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले बड़ी मुश्किल से हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर पाते हैं और उसके बाद हम पूरी तरह से दिन रात कोशिश करने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से एक बार रिवाइज कर पाते हैं। और समस्या ये हो जाती है कि हम परीक्षा भवन में पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन बनी रहती है कि उत्तर ये होगा कि उत्तर ये होगा, उत्तर ये होगा कि उत्तर ये होगा। इस ये और ये में 50-50 के चक्कर में कहीं न कहीं हम फंस जाते हैं। तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो तरीका बताने वाला हूं, जो उपाय बताने वाला हूं, उसके माध्यम से अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं न कहीं न केवल आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा समय पर, साथ साथ में आप एक ऐसी स्टडी से जुड़ जाएंगे जिसे स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, कि आप पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ उसको याद भी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो पाठ्यक्रम है, अपना पाठ्यक्रम अपने साथ में रखिए, अपना सिलेबस जो है वो अपने पास में रखिए और उसमें से देखिए कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़ो, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि यूनिट को देखिए, क्योंकि प्रत्येक पाठ्यक्रम जो होता है वो यूनिट में होता है या अध्याय में होता है। अब यूनिट देखिए कि कितनी यूनिट है और कितने सब्जेक्ट है, क्या कुछ है, कैसे है। अब जितने मर्जी सब्जेक्ट हो, सभी को यूनिट में डिवाइड होता है और आपने यूनिट से ही पढ़ना होता है। ठीक है ना। यूनिट से पढ़ना होता है तो आप क्या कीजिए कि एक यूनिट लीजिए, उसको इजी वे में बड़े अच्छे से याद करते हुए चलिए और एक यूनिट दूसरी प्रारंभ कर दीजिए। एक यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए याद करते हुए निकलिए और दूसरी यूनिट जो है उसको स्पीड से स्टडी करते हुए, कुछ केवल इधर जो पहली यूनिट है जिसको अच्छे से पढ़ना है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो नॉर्मल बिंदु है उनको नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है ना। इस तरह से चलते जाइए और इधर जो दूसरी जो आपने यूनिट शुरू कर रखी है उसको स्पीड से पढ़ते जाइए। कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको थोड़ा सा अच्छे देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय मत गवाइए। तो इससे क्या होता है कि जब आपकी 2 यूनिट साथ चल रही होती है ना, तो ये यूनिट जैसे ही होती है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि जैसे ही आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है ना, जब आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा होता है तो आपका क्या है कि आत्मविश्वास डगमगाने लग जाता है, आप घबराने लग जाते हैं। और जैसे ही विद्यार्थी घबराने लग जाता है ना, तो उसका जो काम करने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, उसकी याद करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, उसकी एकाग्रता जो है वो उस तरह से बनी नहीं रह पाती। और जब तक एकाग्रता बनी नहीं रहती है, हमारा मन विचलित रहता है, तब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसे याद नहीं कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में समस्या ये होती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की बजाय हम पीछे जाने लग जाते हैं, कहीं न कहीं हम बार बार परेशान रहने लग जाते हैं। तो ऐसा न करें। 2 यूनिट लें, एक बार फिर से बताता हूं आपको, 2 यूनिट एक साथ लें, एक यूनिट को अच्छे से पढ़ते जाएं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत अच्छे से पढ़े, नॉर्मल बिंदुओं को नॉर्मल ही पढ़े। इधर से आप दूसरी यूनिट उठा लीजिए, उसको स्पीड से पढ़ते जाइए, बिल्कुल स्पीड से। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई समस्या नहीं है, आप पढ़ते जाइए स्पीड से। अब आपने क्या करना है, स्पीड से पढ़ते जाइए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए। अब 2 बातें आई अभी तक। अब आप ये कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चले कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और नॉर्मल बिंदु कौन से हैं। पहली बात तो ये है बच्चा कि जो
विद्यार्थी पढ़ रहा होता है उसको पहले से ही पता होता है कि कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं है। अगर नहीं भी पता तो पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से दिए होते हैं, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हुए होते रहते हैं पाठ्यक्रम में लगभग, ठीक है ना। और नहीं है तो पीछे के पेपर आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब पीछे के पेपर उठाकर देखना इतना आसान नहीं होता है, तो नॉर्मली जो हमें पता रहता है कि ये कौन सी जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और नहीं है तो कहीं ना कहीं आप YouTube पर सर्च मारेंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। और वैसे पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण दिए होते हैं विशेष रूप से वो बिंदु आपने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो नहीं दे रखे वो थोड़े कम महत्वपूर्ण होते हैं। और ये भी हमें पता होता है कि कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये चल रहा है, जैसे ही आपकी जो फर्स्ट यूनिट जो महत्वपूर्ण यूनिट है जिसको आप अच्छे से याद कर रहे थे, जैसे ही वो पूरी होती है आप उस यूनिट को जिसको स्पीड से पढ़ा था आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। अब क्या चीजें चल रही थी, 2 यूनिट साथ लेके चल रही थी, चलो फिर लिखेंगे अपने बोर्ड पर, ठीक है ना। दूसरी यूनिट को पढ़ना शुरू कर दीजिए अच्छे से और तीसरी यूनिट फिर शुरू कर दीजिए। इससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है, आपको लगता है कि हाँ सिलेबस कवर हो रहा है। अब एक बात तो ये है, दूसरी बात ये होती है कि आपने क्या करना है कि जो भी आपके पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से आपने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, कुछ बातें थी जो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो क्या थी, पहली बात तो हमारे पास थी, पहला जो बिंदु था वो हमारा ये था दो यूनिट एक साथ पढ़े, ठीक है ना। एक को अच्छे से, दूसरी को स्पीड से। दूसरी ये है कि अति महत्वपूर्ण व अति महत्वपूर्ण व साधारण बिंदुओं को अलग कर लें। तीसरी बात यह है रेगुलर रहें, शांत रहें, एकाग्र रहें, दृढ़ निश्चयी रहे। ये कुछ बातें हैं, ठीक है ना, कि अति महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि अति महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु और सरल बिंदुओं को अलग अलग कर लीजिए। अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को जबरदस्त समय दीजिए। सबसे पहले अति महत्वपूर्ण बिंदु पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान दीजिए और फिर जो सरल बिंदु है उनको सरल ही पढ़ दीजिए स्पीड से। अब इसमें क्या होता है कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, अति महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, तो जैसे मैं व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक की बता दूं या नॉर्मली जैसे साहित्य से संबंधित बात करूं तो जैसे ही संत काव्य की बात आएगी तो उसके अंदर कबीर है, रैदास है, दादू है, इस तरह से अलग से नाम दिए होंगे। 2-3 राइटर के जो है अलग से नाम दिए होंगे। तो आपको कबीर, दादू और रैदास तो अच्छे से याद होना चाहिए। उसकी कोई भी चीज, अधिक से अधिक चीज, ऐसा नहीं कि आप ऐसे तो कबीर के बारे में आप पीएचडी की थीसिस उठाकर बैठ जाओगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें जो हिंदी साहित्य के इतिहास में या वर्तमान में पढ़ाई जा रही है या लोग पढ़ रहे हैं या आपके पास जो पुस्तक है उसमें उपलब्ध है, वो ध्यान रखें। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज एक और है कि पाठ्यक्रम, जो बीच में बता दूं कहीं दिमाग से न निकल जाए, पाठ्यक्रम जो है ना आपका, पाठ्यक्रम के आपके जो सामग्री है पढ़ने की उसको सीमित रखें, बड़ा न करें, ठीक
ठीक है ना, उसको सीमित रखें, ऐसा नहीं। और बार बार जो है दूसरों की सामग्री पर ज्यादा विश्वास न करके अपनी सामग्री पर ज्यादा विश्वास करें। अपनी तात्पर्य जो आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जिससे आप पढ़ रहे हैं, या फिर जिसके आपके पास नोट्स है, उस नोट्स पर ज्यादा विश्वास करें। दूसरों को, क्योंकि सबका ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। पूछेंगे वहां, जैसे कहने से तात्पर्य जो पाठ्यक्रम दिया है, पूछेंगे तो पाठ्यक्रम से, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ा रहा है या कोई अन्य पढ़ा रहा है, तो सभी ने क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो पाठ्यक्रम ही रहे ना। और पाठ्यक्रम में जो सामग्री है वो एक ही तरीके से पढ़ा रहे होंगे। थोड़ा बहुत अगर किसी ने एक को ज्यादा बता दिया तो दूसरे ने उसको कम बताया होगा। वही किताब होती है 500-700 पेज की, लगभग सभी की किताबें होती है, छोटी बड़ी, तो उसका कोई अंत है नहीं। आप किसी की किताब देखेंगे, आप सोचेंगे ये ज़्यादा ले लेगा, ये ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है कि 80% के लगभग सब ने करना होता है, इतने ही आते हैं और इतने में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सारी किसी दूसरे को न देखे, आपके पास पाठ्यक्रम के अनुसार पूरी सामग्री है तो बस उस पर विश्वास करें और बार बार उसे पढ़ें। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि अतिरिक्त सामग्री एकत्रित कर लेते हैं और फिर वो क्या है कि पढ़ते हैं और वो सारी की सारी सामग्री जो है वो अच्छे से याद नहीं रह पाती है। और अतिरिक्त सामग्री के चक्कर में क्या करते हैं कि वो जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको भूल जाते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। अब बेसिक चीज़ें अगर आप गलत करके आएंगे तो किसी भी स्थिति के अंदर सिलेक्शन होने वाला आपका है नहीं। तो ऐसी स्थिति में बेसिक हमेशा याद रखें, जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपके याद होने चाहिए। कहने से तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपके पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आप याद कर रहे थे, उसके आपके पास सामग्री उपलब्ध थी। आपने क्या किया, किसी और को देखा, उसको देखा कि नॉर्मल जो बिंदु है आपकी पुस्तक में, जो नॉर्मल बिंदु है जिनको नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, उसमें बस नॉर्मल सा ही आपका जो है सामग्री है आपके पास। लेकिन आपने किसी दूसरे के पास देखा कि उस नॉर्मल बिंदु पर भी बहुत बड़ी सामग्री दी हुई है, आप उसके चक्कर में फंस गए। अब उससे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया कि उसको याद करने के चक्कर में जो महत्वपूर्ण सामग्री थी उसको भूल गए आप। और ये तय है कि आप नॉर्मल बिंदुओं को अगर ज़्यादा समय देंगे तो महत्वपूर्ण बिंदु का समय कम हो जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदु का समय भी कम हो जाएगा और दिमाग में कचरा ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा कचरा हो जाएगा तो उस कचरे में से महत्वपूर्ण चीज़ निकालना और भी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम जो आपकी सामग्री है उसको सीमित रखें, उस पर विश्वास रखें और उसे बार बार पढ़ें। एक बात और बता दूं कि कभी भी सभी की जो परिस्थितियाँ होती है वो एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान बड़ी आसानी से या किसी के बहुत ही आसान परिस्थिति होती है और उससे निकलकर वो आराम से सफलता प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। सभी के लिए कठिन परिस्थितियां होती है, सभी के लिए विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ठीक है ना। सभी ने उनका मुकाबला करना होता है, तो आपने उनका मुकाबला करना है, हार नहीं माननी है और विचलित नहीं रहना है। आपको बता दूं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप खेलना चाहते हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छा हुई कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुझे खेलना चाहिए। खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, मैदान चाहिए। अब मैदान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैदान बनाना पड़ेगा भैया। और जगह जो है, आप मैदान में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो कोई खेलता नहीं है, वहाँ झाड़ी जंकड़ कंकड़ कांटे वगैरह बहुत सारे बिखरे हुए। तो क्या आप जाते ही सीधा उसमें खेलने लग जाएंगे या उसको साफ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन सबको साफ करेंगे, वहां से कंकड़ हटाएंगे, वहां से कांटे हटाएंगे, वहां से झाड़ियां हटाएंगे और फिर वहां अपना खेलना शुरू करेंगे। तो उसी तरह से यह है कि जब भी पढ़ने बैठो ना, तो जो बाधाएं हैं आपकी लक्ष्य प्राप्ति में, जो बाधाएं हैं उनको नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 बाधाएं हैं मेरी, और मैं कसम खाता हूं कि इन बाधाओं को दूर करके रहूंगा। उन बाधाओं को पहले हटाइए कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, एक बात। दूसरी बात, मन को शांत रखें, क्योंकि अशांत रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप बार बार सोचते हो कि मुझे पढ़ना नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, पाठ्य नजदीक आ गई, परीक्षा नजदीक, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जब आपको पढ़ने का समय मिल रहा है तो रणनीति बनाइए और उस रणनीति के अनुसार डटकर पढ़िए, बाकी चीजें भूल जाइए पूरी तरह से। बिल्कुल भी उन पर ध्यान मत दीजिए कि क्या है क्या नहीं है, कैसा है, कौन क्या कर रहा है, आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है। जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे और आपने टारगेट ही रखना है। आपको बता दूं कि आपने जीतना है, आपका इरादा पक्का है ना, तो जीत आपकी पक्की है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अरे सारी दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आपकी हार का, आपकी असफलता का इंतजार कर रही है, लेकिन आपने उनको जवाब देना है। और ये सब आपको ध्यान है, प्रत्येक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा होता है उसको न जाने कितने तानों से गुजरना पड़ता है। उन तानों से गुजरते हुए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो विचलित हो जाता है।
उन तानों को याद रखिए ना और सोचिए कि नहीं, मैंने ये करके ही छोड़ना है, इसके बिना मैं रुक नहीं सकता। क्योंकि वो जो लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उनको आपने जवाब देना है कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अरे दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि है दम तो मिटा कर दिखा। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए कि हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अगर आप में जज्बा होगा और उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अक्षय कुमार का एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन जरूरी होता है जीवन में। और डिसिप्लिन इतना आसान होता तो सारी दुनिया रख लेती, दर्द देता है बहुत, डिसिप्लिन में रहना बहुत दर्दनाक होता है, ठीक है ना, तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन बाद में लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। तो इसी तरह से एक छोटा सा बच्चा होता है ना, एक उदाहरण और देता हूं, एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी समझ जाता है इस बात को, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। MA BEd करने के बावजूद भी, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम उस बात को समझ नहीं। एक छोटा सा बच्चा, उसे कहेंगे कि बेटा ये याद कर ले, तुझे एक टॉफी दूंगा, तो वो उस टॉफी के बदले उस टॉफी को याद कर लेता है। एक बच्चे कहते हैं कि बेटा तू शरारत मत करना, यहीं बैठे रहना, मैं तुझे टॉफी दूंगा, एक टॉफी के बदले वो शरारत नहीं करता है, वो बच्चा वहीं बैठा रहता है। लेकिन हम इतने बड़े होने के बावजूद हमें ध्यान है कि 1 महीने की 1 लाख रुपए सैलरी मिलने वाली है और सारी उम्र वो मिलने वाली है, कम से कम, ये कम से कम बता रहा हूं, सारी उम्र वो सैलरी आपको मिलने वाली है। लेकिन हम जो है, हम दूसरी चीज़ों में कभी रील देख रहे हैं, कभी फ़ोन देख रहे हैं, कभी रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में समय जो है व्यस्त बर्बाद कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि समय जो है ना वो लौट कर आता नहीं है, समय या तो अपने शरीर को दो, अपने स्वास्थ्य को दो, या आगे बढ़ने के लिए दो। बाकी किसी को जवाब देने में, किसी को सुनाने में, या किसी को खुश करने में, विशेष रूप से किसी दूसरे को खुश करने में अपना समय बर्बाद न करें। क्योंकि अगर किसी को खुश करने में आपने पैसा बर्बाद किया है ना, तो पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आपने अपना समय बर्बाद कर दिया ना किसी को खुश करने में, तो आपका समय लौटकर वापस आने वाला नहीं है। और इस संसार की ये नीति है कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते, हमेशा हमेशा के लिए आप किसी को खुश नहीं रख सकते। और जब आप हमेशा हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकते और उसने एक ना एक दिन आपसे नाराज होना ही है, तो फिर क्यों ना आज ही हो जाए, इतना सारा समय बर्बाद करने के बाद क्यों नाराज किया जाए, ठीक है। तो अपना जो ध्यान है, और एक और बात बता दूं कि कोई भी पाठ्यक्रम होता है ना, कोई भी पेपर जो होता है, उसका एक फार्मूला काम करता है। वो फार्मूला काम करता है, आपको बताऊं वो क्या फार्मूला है, कि 80 और 20 का फार्मूला। 80 और 20 का फार्मूला। जितना भी हम पाठ्यक्रम पढ़ते हैं ना, आपको बता दूं कि 20 में से 80% पेपर आता है और 80 में से 20% पेपर आता है। ये जो 20% पाठ्यक्रम है ना, इसमें से 80% पेपर आ जाता है महत्वपूर्ण में से, और ये जो 80% है इसमें से 20% आता है। और हम क्या करते हैं कि इस 80 को याद करने के चक्कर में इस 20 को और भूल जाते हैं। तो ऐसा न करें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है उसको डट ले, उसको रट ले, वो किसी भी कंडीशन में उसका बार बार रिवाइज करे, वो किसी भी कंडीशन में आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से सभी बिंदु निकालिए और उनको स्पीड से पढ़ते जाइए। ये जो 20% है, और इसको नॉर्मल तरीके से, और कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उनको एक रीडिंग मारे और उनमें से क्या करें कि कुछ बिंदु है जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उसमें से कुछ एक, चाहे 10 लाइन है, चाहे 5 लाइन है, चाहे 4 लाइन है, वो बाहर निकाल लीजिए, उसको लिख लीजिए। सेकंड टाइम बस उसे पढ़ना है और मैंने कुछ नहीं पढ़ना, बस, ठीक है ना। तो ज्यादा उस पर दबाव मत दीजिए, ठीक है ना। जितना आपको चाहिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर कीजिए। उसके अलावा कुछ और बातें हैं, अगर मेरे बता दिया सारी बातें, तो इस तरह से आप अपने पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम को कवर करने का एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम को जो कवर करना है उसके लिए आपको क्या है कि 2 यूनिट को छांटिए, दोनों यूनिट को एक साथ चलिए, एक यूनिट को अच्छे से पढ़िए और दूसरी यूनिट को स्पीड से पढ़िए। आपकी एक ही समय में 2 यूनिट होगी, फिर दूसरे वाली को लग जाइए, जिसको स्पीड से पढ़ा है उसको पढ़ना शुरू कीजिए और 1 यूनिट और उठा लीजिए। एक चीज ये है। दूसरा ये है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी एक लिस्ट बनाइए, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको पढ़ते रहिए। आपके मस्तिष्क में
हर पल ये बात होनी चाहिए कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनमें से कहीं से भी पूछ ले, मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मुझे सारे के सारे अच्छे से याद है। जब भी कोई बिंदु उनको उठाकर देखिए, जब भी कोई बिंदु आपको ऐसा लगे ना कि ये याद नहीं है, उसको फिर से एक बार रीडिंग मार दीजिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं की अलग लिस्ट बनाइए और इस तरह से स्पीड से चलते जाइए। जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको स्पीड से पढ़िए, ज्यादा कचरा इकट्ठा मत कीजिए, सीमित सामग्री रखिए और बार बार पढ़िए। कम से कम 4 बार आपका रिवाइज होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस रणनीति के साथ आप चलेंगे तो आपको जरूर 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 सफलता मिलेगी और आपका पाठ्यक्रम भी जो है वो पूर्ण हो पाएगा। और इसमें भी एक और थोड़ा सा हो रहा है कि विद्यार्थी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ विद्यार्थी जो पहले कर चुके हैं पाठ्यक्रम, ठीक है ना, और कुछ विद्यार्थी अभी करने वाले हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम को क्या करना है कि अलग अलग अपने तरीके से चलना है। अगर आपके पास समय कम है तो स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अगर आपके पास समय है तो जो कम महत्वपूर्ण है उनको भी थोड़ा सा ज्यादा समय दे सकते हो। ज्यादा नहीं देना, क्योंकि ज्यादा समय देते ही महत्वपूर्ण बिंदु का समय कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं वह नुकसानदायक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो अगर समय है आपके पास। और अगर समय नहीं है तो फिर उन जो साधारण बिंदु है उनको स्पीड से पढ़ते जाइए। महत्वपूर्ण बिंदुओं की विशेष लिस्ट अवश्य बनाइए महत्वपूर्ण बिंदुओं की, ये महत्वपूर्ण बिंदु है और इनको मैंने पढ़ना है, इनका अच्छे से याद करना है, इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।